तो हमने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को, पीआरआईज को सशक्त बनाने के सुझाव के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें पहली बात हमने कहा, जो समस्या की हमने बात की, इसमें हमने कहा कि जो 29 विषय सूची सौंपे गए हैं पंचायती राज सिस्टम को, उसको लेकर पंचायती राज और जो हमारा राज्य सरकार है, इसके बीच क्या होता है, विवाद की स्थिति देखते हैं। क्यों हमने कहा, क्योंकि ये जो 29 विषय सूची हैं, इसमें से अधिकांश को राज्य सूची में भी आप देखते हैं, और इस कारण से राज्य सरकारें क्या करती है, तो पंचायतों को अधिकार देने से पीछे हट रही। बताया था ना कल हमने। तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए कहा गया कि जिस तरीके से क्या संविधान के 7वीं अनुसूची में हमने क्या किया है, संघ सूची की बात की है, राज्य सूची की बात की है, समवर्ती सूची की बात की है, उसी तरीके से कहा गया कि हमें क्या करना होगा, संविधान में एक प्रोविजन करना होगा, और प्रोविजन यह होना चाहिए कि एक पंचायत सूची भी इसमें शामिल की जानी चाहिए, और पंचायत सूची में उन विषयों का स्पष्टतः उल्लेख हो जो उसको अधिकार के रूप में सौंपे गए। यानी कि ये जो 29 विषय सूची है, उसका एक पंचायत सूची के रूप में शामिल किया जाए, और उसको संविधान में बेहतर प्रॉपर प्रोविजन। बातें स्पष्ट हुई सभी को? जी सर। चलिए, तो लिखिए, संविधान के 7वीं अनुसूची में संविधान के 7वीं अनुसूची में संविधान के 7वें अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची की तरफ, संघ सूची और राज्य सूची की तरफ पंचायत सूची को शामिल किया जाए। पंचायत सूची को शामिल किया जाए, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत वर्णित विषयों पर जिसके अंतर्गत वर्णित विषयों पर वर्णित विषयों पर कर अधिरोपण की शक्ति कर अधिरोपण की शक्ति कर अधिरोपण की शक्ति पंचायतों के पास हो पंचायतों के पास हो जैसे पंचायतों के पास हो जैसे संपत्ति कर, मनोरंजन कर, व्यवसायी कर आदि।
जैसे संपत्ति कर, व्यवसायी कर, मनोरंजन कर आदि। इसकी अनुशंसा पुंछी आयोग ने की थी। इसकी अनुशंसा पुंछी आयोग ने की थी। कौन आयोग की ने की थी सर, इसकी अनुशंसा? पुंछी आयोग। पुंछी आयोग ने की थी। लिख लिए? बातें स्पष्ट हो गई कि कोई कंफ्यूजन है? चलिए नेक्स्ट लिखिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन राज्य वित्त आयोग का गठन निर्धारित समय अंतराल पर हो। निर्धारित समय अंतराल पर हो। ठीक है? सर रिपीट कर दीजिएगा एक बार। स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन के बाद स्टेट क्या फाइनेंस बोले हैं? कमीशन का गठन निर्धारित समय अंतराल ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 5 वर्ष। निर्धारित समय अंतराल ब्रैकेट में 5 वर्ष पर हो। ताकि इनके रिपोर्ट को इनका रिपोर्ट ताकि इनका रिपोर्ट वित्त आयोग के लिए इनपुट का काम कर सके। वित्त आयोग के लिए वित्त आयोग के लिए यानी कि वित्त आयोग का मतलब क्या हुआ? जो केंद्रीय वित्त आयोग है, वित्त आयोग के लिए इनपुट का काम कर सके, ताकि पंचायतों के वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर ताकि पंचायतों के वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर वित्त का आवंटन सुनिश्चित हो। वित्त का आवंटन सुनिश्चित हो। वित्त का आवंटन सुनिश्चित हो तथा राज्य वित्त आयोग के विशेषज्ञता और गुणवत्ता का भी ख्याल रखा जाए, ध्यान रखा जाए। साथ ही राज्य वित्त आयोग के विशेषज्ञता और गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए। ठीक है? नेक्स्ट लिखिए। जिस तरीके से
राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जिस तरीके से राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जिस तरीके से राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उसी तरह राज्य विधान परिषद वाले राज्यों में उसी तरह राज्य विधान परिषद वाले राज्यों में राज्यों को राज्य विधान परिषद वाले राज्यों को राज्यों में राज्य विधान परिषद वाले राज्यों में विधान परिषद को पंचायत के प्रतिनिधित्व सभा के रूप में गठित किया जाए। विधान परिषद को राज्यों के प्रतिनिधिक संस्था पंचायतों के प्रतिनिधिक संस्था के रूप में गठित किया जाए। पंचायतों के प्रतिनिधिक संस्था के रूप में गठित किया जाए। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे सर राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है सर, वैसे ही पंचायत में विधान परिषद में पंचायत का जो प्रतिनिधि है वो उसमें भाग ले सर। पंचायत का प्रतिनिधि भाग ले तो क्या होगा इसे? फिर इसका मतलब क्या होगा? क्यों इसकी आवश्यकता हमने महसूस की? कोई बताएंगे? तो जिस तरह राज्यसभा में राज्य से संबंधित समस्याओं को उठाया जाता है, उसी तरह पंचायत से संबंधित समस्याओं को उसमें उठाया जाए, उसका समाधान किया जाए। बिल्कुल, दीपाली ने सही बात की कि जिस तरीके से क्या है राज्यसभा क्या करती है, राज्यों के हितों का संवर्धन करती है, उसी तरीके से क्या करेगी? अगर जिस राज्य में विधान परिषद है वो अगर राज्यों का प्रतिनिधिक संस्था के रूप में पंचायतों के प्रतिनिधिक संस्था के रूप में अगर कार्य करेगी तो यहाँ पर क्या होगा? पंचायतों के जो हित हैं, उसकी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उसको लेकर अपना पक्ष मजबूती से सरकार के पास रखेगा और फिर पंचायत सशक्तिकरण की जो बातें हैं वो सामने आएंगी। बातें स्पष्ट हुई? चलिए, तो ये क्या था जो हमने फंक्शन के स्तर पर जो चुनौतियां थी और फंड के स्तर पर जो चुनौतियां थी, इसको लेकर हमने बात। फिर हमने फंक्शनरीज की भी बात की थी और फंक्शनरीज में हमने कहा था कि एक समर्पित जो कैडर होना चाहिए। जैसे क्या है, केंद्र सरकार की अगर बात करें तो उसके लिए अपना एक कैडर है जिसे ऑल इंडिया सर्विस के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी तरीके से राज्य के लिए भी अपना कैडर है जिसे हम स्टेट पीसीएस के रूप में जानते हैं। तो कहा गया कि जैसे केंद्र सरकार के अपने कैडर हैं, राज्य सरकार के अपने कैडर हैं, उसी तरीके से हमें क्या करना होगा? पंचायतों के लिए भी एक समर्पित कैडर का निर्माण करना होगा। और वो क्या करेगी? तो पंचायतों से संबंधित जितने भी आवश्यक कदम होंगे उसके सशक्तिकरण को लेकर उस पर वो क्या करेगा? कदम कार्य करेगा। ठीक है, बात स्पष्ट हुई? जी सर। तो लिखिए,
पंचायत कर्मियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए पंचायत कर्मियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए पंचायत कर्मियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए एक संस्थागत ढांचा निर्मित किया जाए। एक संस्थागत ढांचा निर्मित किया जाए। ठीक है, तो संस्थागत ढांचा में क्या होगा, एक पीपीसी का गठन करेंगे हम, पंचायत पब्लिक सर्विस कमीशन का हम लोग क्या करेंगे, गठन करेंगे। और पंचायत पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करेगा, तो आपके लिए वैकेंसी निकालेगा कि पंचायत स्तर पर अगर आपको काम करना है तो ये इसमें क्या है, पोस्ट है। बात स्पष्ट हुई? संतोष सर, कल बच्चों को बोल दीजिएगा कि कल ऑल इंडिया का टेस्ट है, ऑल इंडिया लेवल पे, और हिस्ट्री का टेस्ट है कल 8 बजे से, है ना। जो मेंस में बच्चे हैं तो वो 9 बजे के बाद देंगे। इवनिंग वो 9 बजे के बाद देंगे, मेंस वाले बच्चे 9 बजे के बाद देंगे। कैसे देना है सर, कैसे जोड़ना है? वो फ्री लिंक उपलब्ध होगा, है ना। लिंक में आपको एक लिंक उपलब्ध होगा, तो उस लिंक में जो है आपको करना क्या है ना। सबसे पहले जो है कि आप अपना ईमेल आईडी देंगे, ईमेल आईडी के बाद जो है कि अपना मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर के बाद अपना नाम देंगे, ठीक है। तभी आप दे पाएंगे। ओके, और नाम सही देना है, नहीं तो मालूम चलेगा कि रिजल्ट जो है आपको दिखेगा ही नहीं। ओके, तो ये चीजें करनी है। फॉर्मेट है कि यही होगा, मैं ऐसे है कि आप लोग को सेंड कर दूंगा किस क्या क्या फॉर्मेट होगा, ठीक है, और कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो एक लिंक होगा और केवल लिंक उपलब्ध होगा, लिंक में आप अपना खुद से भरेंगे और उसके बाद वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए कंटिन्यू कीजिए सर। बातें स्पष्ट हो गई आप लोगों को? चलिए, तो हमने कहा कि हमें क्या करना होगा, पंचायत कर्मियों के प्रशिक्षण और उसके क्षमता निर्माण के लिए हमें एक संस्थागत ढांचा की बात करनी होगी, और साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, एक समर्पित कैडर का निर्माण करना होगा। तो लिख लीजिए, इसके अलावा पंचायतों के लिए कर्मियों का एक समर्पित कैडर बनाया जाए। पंचायतों के लिए कार्मिकों का एक समर्पित कैडर बनाया जाए। देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जिला नियोजन समिति की विशेषज्ञता और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। जिला नियोजन समिति की विशेषज्ञता और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। कौन सी समिति सर? जिला नियोजन समिति, कल तो हमने परिचर्चा की थी ना, तो इस पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन की हमने चर्चा की थी ना। अंशु, सर कल मैंने क्लास नहीं की। गलती मेरी है, मैंने आपको आमंत्रण पहले भी नहीं दिया।
इनविटेशन कार्ड मोबाइल सही रिचार्ज सही नहीं समय था। पे नहीं दिया गया आपको। सॉरी मोबाइल सर, रिचार्ज करने में 3-4 दिन मोबाइल लगता है। रिचार्ज नहीं था। अंशु, ये सब एक्सक्यूज हाँ। मत दिया कीजिए कि मोबाइल रिचार्ज नहीं था। वो तो 2 मिनट का काम है। सर पैसा रहेगा तभी तो रिचार्ज होगा ना। और पैसे की ही कमी थी। आज के दौर में लोग खाना की दीदियाँ कमी हो कभी सकती है, कभी लेकिन हमारे मोबाइल यहाँ के लिए फोन पैसे की नहीं कमी नहीं होती है होती है। सर। अंशु नहीं, सर अंशु ये दीदियाँ ठीक कभी है, कभी लेकिन हमारे आज की अनुकूल जो नहीं वस्तु होती। स्थिति है वो मैं आपकी बात समझता हूँ। मैंने ये कहा कि आज का जो युग है इसमें लोग खाना भले ही छोड़ देंगे, लेकिन मोबाइल का जो रिचार्ज है वो कभी नहीं भूलते। ठीक है, तो एक टाइम का खाना कम कर दीजिए और मोबाइल रिचार्ज कर लीजिए। 24 घंटे में 2 ही बार खाती हूँ सर। चलिए, तो एक टाइम कम कर दीजिए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसमें से एक टाइम कम कर दीजिए। क्योंकि खाने के लिए जीना जरूरी नहीं है, जीने के लिए खाना जरूरी है। चलिए, तो हमने कहा कि जो हम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन या जिला नियोजन समिति की बात कर रहे थे कि इसमें गुणवत्ता और विशेषज्ञता का ध्यान रख और राजनीतिक प्रतिनिधि सर आवाज कट गई थी, फिर से बोल दीजिए। इसके लिए राजनीतिक प्रतिनिधि एवं नियोजन विशेषज्ञों के बीच बेहतर समायोजन और संतुलन बनाया जाए। इसके लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नियोजन विशेषज्ञों के बीच बेहतर समायोजन और संतुलन बनाया जाए। ताकि विकेंद्रीकृत नियोजन और ऐसे लिखिए, ताकि बॉटम अप अप्रोच द्वारा एक बार फिर से विशेषज्ञ राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नियोजन विशेषज्ञों के बीच बेहतर संतुलन और समायोजन बनाया जाए। ताकि बॉटम अप अप्रोच द्वारा विकेंद्रीकृत नियोजन की संकल्पना को पूर्ण किया जा सके। विकेंद्रीकृत नियोजन की संकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सके, ताकि बॉटम अप अप्रोच द्वारा विकेंद्रीकृत नियोजन की संकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सके। सर ये विकेंद्रीकृत नियोजन क्या होगा सर ये? विकेंद्रीकृत नियोजन का मतलब होता है कि हमने कल भी आपको बताया था ना, इसमें तो विस्तार से परिचर्चा की थी कि विकेंद्रीकृत नियोजन का मतलब होता है कि जब आप क्या करेंगे, स्थानीय जरूरतों के हिसाब से स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके और स्थानीय लोगों की सहभागिता से जब क्या करते हैं, किसी योजना का निर्माण करते हैं और फिर उस पर विशेषज्ञता को लेकर हम इसे ऊपर की ओर प्रेषित कर देते हैं, ताकि इसमें जो कमियां हो उसको दूर करते हुए इसके लिए धन का आवंटन और
क्रियान्वयन को लेकर जो भी तकनीकी पक्ष हैं उस पर काम किया जा सके, इसे ही विकेंद्रीकृत नियोजन कहा जाता है। बात स्पष्ट हुई? हाँ सर। चलिए, यहां तक कोई कंफ्यूजन है किन्हीं को? बोलिए। नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है? देखिए नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक कार्यपालिकीय अधिकार दिए जाएं, एग्जीक्यूटिव पावर दिए जाएं। पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिकीय अधिकार दिया जाए। पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक कार्यपालिकीय अधिकार दिए जाएं, एग्जीक्यूटिव पावर दिए जाएं, और बजट आवंटन के साथ ही बजट परीक्षण किया जाए। बजट आवंटन के साथ ही विश्वसनीय लेखा परीक्षण किया जाए। इस दिशा में सरकार द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल का शुभारंभ इस दिशा में सरकार द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल का प्रयास एक सराहनीय कदम है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल का प्रयास एक सराहनीय कदम है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के समानांतर संस्थाओं के कार्यों और कार्मिकों का पंचायती राज संस्थाओं के समानांतर संस्थाओं के कार्यों और कार्मिकों का पंचायती राज के को हस्तांतरित किया जाए। पीआरआई के समानांतर संस्थाओं के कार्यों को पीआरआई को हस्तांतरित किया जाए। पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को हस्तांतरित किया जाए। ठीक है, इसके अलावा लिखिए, पंचायत प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के कार्मिकों के बीच बेहतर समन्वय का विकास किया जाए। बेहतर समन्वय
का विकास किया जाए, बेहतर समन्वय का विकास किया जाए, ताकि पंचायत सशक्तिकरण का उद्देश्य सफल हो सके, पंचायत सशक्तिकरण का उद्देश्य सफल हो सके। ठीक है, बातें स्पष्ट हो गई। अभी क्या देखते हैं कि अभी पंचायत प्रतिनिधि और जो राज्य कर्मी है, जिसमें चाहे हम कर्मचारी की बात कर लीजिए या बीडीओ की बात कर लीजिए, सीओ की बात कर लीजिए, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कमिश्नर वगैरह हैं, डीएम वगैरह हैं, इनके बीच क्या है, कोऑर्डिनेशन को लेकर समस्याएं उत्पन्न होती, ईगो की स्थिति वहां पर क्या होगी, दिखाई देगी, और परस्पर वाद विवाद भी दिखाई देगा आपको। तो इसका अंततः नुकसान किसको होता है, पंचायतों को होता है। तो इसकी भरपाई के लिए हमें क्या करना होगा, तो इनके बीच एक बेहतर समन्वय और संतुलन की बात करनी होगी, ताकि जिस उद्देश्य से पंचायती राज, और हमने कहा कि जो समानांतर संस्थाएं हैं उसके कार्यों को पीआरआई इंस्टीट्यूशन के को हस्तांतरित कर दिया जाए। जैसे कि डीआरडीए की बात करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो भी क्या करता है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का काम करता है। तो इससे कहीं न कहीं जो पंचायती राज के कार्य हैं उसमें उसका हस्तक्षेप बढ़ेगा। तो इससे नुकसान पंचायती राज का होगा, और उसके सशक्तिकरण को लेकर, उसकी उपयोगिता को लेकर जो हम निरंतर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो और गहरा सकता है। और ऐसे में अगर हम उनके कार्यों को इसमें हस्तांतरित कर देते हैं तो इससे न केवल कार्यों का अनुभव बढ़ेगा पंचायती राजों के बीच, बल्कि उनकी क्षमता संवर्धन भी होगा, और जो हमने बात की समावेशी और विकास की बात करते हैं उसको भी हम क्रियान्वित कर सकते हैं। बात स्पष्ट हो गई। बोलिए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? कुछ पूछना है दीपाली? सर एक बार वो समझा देते, पंचायती राज संस्थाओं के समांतर संस्थाओं वाला पॉइंट। अभी तो बताया ना, पंचायती राज संस्थाओं के समानांतर मान लीजिए डीआरडीए क्या करता है, जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो क्या करता है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का ही काम करता है ना। जी सर। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या करती है, वो भी वही काम पंचायतों के करती है विकास के लिए जो ही काम डीआरडीए करता है। जी सर। जी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि कार्यों का ओवरलैपिंग की स्थिति देखेंगे आप, क्योंकि डीआरडीए क्या है कि इंस्टीट्यूशनल जी संस्था सर। है, तो उसके पास कार्यों का अनुभव ज्यादा है, कर्मी उसके पास अपने हैं। तो कहीं न कहीं इससे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको नुकसान होता है। और यदि हम उसके कार्यों को अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सौंप दें तो इससे उसको क्या लाभ होगा, एक तो क्षमता संवर्धन होगा उसका, तो उसके दूसरा क्या होगा कि विशेषज्ञता का अनुभव भी मिलेगा उसे, जो कालांतर में एक सतत इंस्टीट्यूशन के रूप में पीआरआई को स्थापित करने में मदद मिलेगा। बात स्पष्ट हुई? जी सर। जी सर। और कोई कंफ्यूजन किसी को?
इसके अलावा जो और समस्याएं हैं कि प्रधानपति मुखियापति की जो संकल्पनाएं हैं, ये सब तो आप लोगों को पता ही है कि उसको क्या करना है, दूर करना वगैरह है, तो ये सब भी उसमें आप लोग शामिल कर लीजिएगा। दो चार जो समस्याएं हैं जो आप लोग कॉमन के जी रूप में सर। जानते हैं, ठीक है ना, तो उसको यहाँ पे शामिल कर लीजिएगा। अब लिखिए होमवर्क क्या करना है आप लोग। होमवर्क लिखिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 और 2016 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख कर को लिखना है। और 2006 और 16 में वर्णित प्रावधानों को लिखना है। एक बार फिर से सर, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 और उसमें शायद संशोधन हुआ था 2016 में, एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ जो बातें कही गई हैं उसको आपको क्या करना है, नोट करना है अपने नोटबुक में, ठीक है। जी सर। इससे क्या हो जाएगा कि बिहार में सरकार के क्या प्रयास हैं हाल में, से जुड़कर क्वेश्चन पूछता है तो, ठीक है। जी सर। इसके अलावा लिखिएगा बिहार सरकार द्वारा इसके पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए क्या प्रयास हुए, हाल में क्या प्रयास किए गए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सशक्त बनाने के लिए हाल में क्या प्रयास हुए। तो ये दो काम आपको करना है। कल मैं इससे आपसे परिचर्चा करूंगा, इसको यहाँ पर पेन डाउन करना है, हो जाएगा। जी सर। चलिए नेक्स्ट लिखिए पीआरआई का महत्व क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का महत्व क्या है। इसी में सर नेक्स्ट टॉपिक बनाइए, इसी में नेक्स्ट टॉपिक बनाइए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का महत्व क्या है। जो उद्देश्य महत्व वगैरह पूछा है ना, जी सर। उसको भी तो लिखना पड़ेगा ना, लिखिए। जी सर। इसके माध्यम से शासन में समाज की अंतिम पंक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसके माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होती है। सर क्या बोले, अंतिम पंक्ति, जो लास्ट लाइन में जो वंचित समूह है हमारे, ठीक है ना, जैसे एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, महिलाएं हैं, ये सब क्या है, समाज के वंचित समूह में शामिल। तो पीआरआई इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो इनकी सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं। तो लिखिए इसके माध्यम से शासन में समाज की अंतिम पंक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होती। इससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी
जिससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोकतांत्रिक संगठनों की स्थापना होती है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक संगठनों की स्थापना होती है तथा नागरिकों की लोकतंत्र में प्रशिक्षण और सहभागिता सुनिश्चित होती है तथा नागरिकों की लोकतंत्र में प्रशिक्षण और सहभागिता सुनिश्चित होती है। बातें स्पष्ट हुई? जी सर। बातें स्पष्ट हुई? चलिए नेक्स्ट लिखिए पॉइंट। स्थानीय लोगों को उस स्थान विशेष की परिस्थितियों स्थानीय लोगों को उस स्थान विशेष की परिस्थितियों समस्याओं और आने वाली चुनौतियों की बेहतर जानकारी होती है। बेहतर जानकारी होती है। अतः निर्णय प्रक्रिया में विसंगतियों की संभावना न्यून होती है। अतः निर्णय प्रक्रिया में विसंगतियों की संभावना न्यून होती है। और समावेशी विकास को बल मिलता है। समावेशी विकास को बल मिलता है। नेक्स्ट लिखिए। पीआरआईज के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से पेशा अधिनियम जैसे प्रावधानों को लागू करने से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को भी जैसे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में जनजाति, हाशिए पर रहने वाले समुदायों ब्रैकेट में जनजाति को भी अपने अस्तित्व और मूल्यों से समझौता किए बगैर
अपने अस्तित्व और मूल्यों से समझौता किए बगैर शासन में भागीदारी का अवसर मिलता है। शासन में भागीदारी का अवसर मिलता है। नेक्स्ट लिखिए, यह महिलाओं को न्यूनतम 1/3 आरक्षण प्रदान करता है। लिख लीजिए ब्रैकेट में, बिहार जैसे राज्य में 50%, बिहार सहित कई राज्यों में 50% आरक्षण। तो यह महिलाओं को न्यूनतम 1/3 1/3, इसके बाद ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बिहार सहित कई राज्यों में 50%। आरक्षण प्रदान करता है। और लिखिए, यह महिलाओं जिससे पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर मिलता है। जिससे पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर मिलता है। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण तो बढ़ता ही है, इससे महिलाओं का सशक्तिकरण तो होता ही है, इससे महिलाओं का सशक्तिकरण तो होता ही है तथा उन्हें लोकतंत्र में सहभागिता का अवसर भी मिलता है, तथा उन्हें लोकतंत्र में सहभागिता का अवसर भी मिलता है। लिख लिए, लिख लिए आप लोग? जी सर। जी सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह स्वस्थ राजनीति की प्रथम पाठशाला साबित हो सकती है। यह स्वस्थ राजनीति की प्रथम पाठशाला साबित हो सकती है। जहां जमीनी स्तर पर समाज के प्रत्येक पहलुओं यह स्वस्थ राजनीति की प्रथम पाठशाला साबित हो सकती है, जहां से जमीनी स्तर पर समाज के प्रत्येक वर्गों और पहलुओं की समझ रखने वाले जहां से जमीनी स्तर पर समाज के प्रत्येक वर्गों और पहलुओं की समझ रखने वाले
एवं स्थानीय समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील एवं स्थानीय समस्याओं के समाधान के प्रति स्थानीय समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील प्रतिनिधि भविष्य के लिए तैयार हो सकते हैं। भविष्य के लिए तैयार हो सकते हैं। फलतः कालांतर में व्याप्त राजनीतिक समस्याओं जैसे अपराध का राजनीतिकरण, राजनीति का अपराधीकरण तथा राजनीति में व्याप्त एवं काले धन की समस्या पर कालांतर में प्रभावी अंकुश लगेगा, संभव होगा। एवं राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं काले धन की समस्या पर कालांतर में प्रभावी अंकुश संभव होगा। कालांतर में प्रभावी अंकुश संभव होगा या नियंत्रण संभव होगा। ठीक है, लिख लिए। लिखिए, इससे नेक्स्ट लिखिए, पंचायतें अगर सशक्त बनेंगी तो स्थानीय स्तर की कला एवं शिल्प, हस्तकला, हस्तकरघा, कुटीर उद्योग, पंचायतें अगर सशक्त बनेंगी तो ग्रामीण स्तर पर या स्थानीय स्तर पर कला एवं शिल्प, हस्तकला, हस्तकरघा, कुटीर उद्योग, जैसे सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देकर
रोजगार में वृद्धि देकर रोजगार में वृद्धि एवं प्रवसन की समस्या में कमी आएगी। रोजगार में वृद्धि एवं प्रवसन की समस्या में कमी आएगी। परिणामतः एक तरफ शहरों पर दबाव कम होगा। परिणामतः एक तरफ शहरों पर दबाव कम होगा तो दूसरी तरफ असमान क्षेत्रीय विकास असमान क्षेत्रीय विकास असमान क्षेत्रीय विकास क्षेत्रीय विकास समस्याओं का भी असमान क्षेत्रीय विकास जनित समस्याओं का भी समाधान होगा। अंततः विभाजनकारी राजनीति में भी कमी आएगी। अंततः विभाजनकारी राजनीति में भी कमी आएगी। लिख लिए? जी सर। हाँ सर। एक और लिख लीजिएगा कि यह संविधान निर्माताओं की परिकल्पना और गांधी के ग्राम स्वराज गांधी के ग्राम स्वराज को मूर्त रूप देने का भी एक माध्यम बन सकता है। माइक बंद कर दिए सर आवाज गूंज रहा है। जिनका भी माइक ऑफ है वो सभी लोग ऑन कर लीजिए। तो लिखिए, यह संविधान निर्माताओं की परिकल्पनाओं और गांधी के ग्राम स्वराज की संकल्पनाओं को मूर्त रूप देने का माध्यम बन सकता है। संविधान निर्माताओं की परिकल्पनाओं और गांधी के ग्राम स्वराज की संकल्पनाओं को मूर्त रूप दे सकता है। तो कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत अच्छा रहा सर। सर बहुत अच्छा रहा सर। मजाक बढ़िया लगा? सर ये मजाक फिर था सर। नोट सर बहुत अच्छा सर हो गया है सर प्रिपेयर। हर एक पॉइंट सर क्लियर हो गया। हर एक पॉइंट क्लियर हो गया। कभी इतने डायमेंशन से पढ़े थे इसको?
नहीं सर, हम लोग तो सिर्फ सर इसका अनुच्छेद सर और कौन सी समिति इसका सर कौन सी समिति के आधार पे सर पंचायती राज की व्यवस्था की गई है सर, बस यही सब सर जानते थे सर। चलिए, कुछ तो जुड़ने का फायदा मिला। हरेंद्र, आज हरेंद्र नहीं जुड़े हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ, अभी सुनाई दे रही है। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है सर। क्या कुछ पल्ले पड़ा? बिल्कुल सर, पल्ले इन द सेंस सर, अभी आंसर का लेवल समझ में आ रहा है कि हमारे सिलेक्शन के लिए आंसर का लेवल क्या होना चाहिए। हम लोग जो क्वेश्चन बैंक्स और मैगजीन के जो पीछे भागते हैं, उसके जगह हम लोग जो बेसिक्स है या जो कंसेप्ट है उसको समझने पर ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कंसेप्ट बहुत क्लियर हुआ सर इससे। उतना ज्यादा बेहतर है। यही चीजें तो बच्चे नहीं करते हैं ना, जो बेसिक नीड्स है उस पर काम ही नहीं हम लोग करते। सर आपकी आवाज फिर से गायब हो गई। हेलो, चलिए, हाँ बोलिए हरेंद्र। सर हम लोग जो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते हैं, एक इधर से और कोई किताब ले कंफ्यूजन लिया, तो एक नहीं उधर है से पीआर किताब एक्ट ले से लिया? रिलेटेड? नहीं सर। नहीं, देखिए वही मैं कह रहा हूँ हरेंद्र कि चीजों को इंटरलिंक करना सीखिएगा ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बताइए कि सर जितनी बात मैंने आपके साथ की है अभी, हर वो चीज आपके संज्ञान में होगा, हर बातें। बस उसको कहाँ पे कैसे यूज करना है ये चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, और कितनी मात्रा में यूज करना है ये जिस दिन हम लोग सीख लेंगे, उस दिन हमारी जो राइटिंग स्किल है वो अपने आप अप टू द मार्क हो जाएगी और डिमांड के अनुरूप हो जाएगी। सर अब बताइए कि इसमें हम कितनी सारे फैक्ट्स एंड फिगर का कोई इस्तेमाल किए हैं जहाँ पे रटने की चीजें कोई हो कि भाई इसको बिल्कुल रटना है, नहीं ये सर, करना है, बिल्कुल वो करना है। खिचड़ी बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है सर। बस चीजों को समझिए, उसको कोरिलेट कीजिए, जो समस्याएं हैं उसको डील कीजिए, यही चीजें। सर इसमें जैसा मैं आपने तो जो इसी लिखाया और नजरिए मैं से थोड़ा सा पढ़ने की देखा भी कोशिश। था, आपका फोकस सर फंडामेंटल्स की तरफ बहुत ज्यादा होता है, और हमारा जो आंसर होता है वो कंटेंट ओरिएंटेड होता है कि हम लोग कंटेंट ढूंढते हैं कहाँ से क्या लेना है, थोड़ा सा उसको भी जोड़ दिए, थोड़ा सा उसको भी जोड़ दिए, वो वाला कहानी है। लेकिन यहाँ आपका जो है बहुत फैक्चुअल है सर। उसके बाद मतलब कि स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है आंसर का। वही मैं कह रहा हूँ ना कि हम ये चीजें समझने की कोशिश कीजिए ना कि जो मेंस का डिमांड है वो आपके एनालिटिकल अप्रोच की, ना कि फैक्ट्स एंड फिगर की जांच। सर फैक्ट्स एंड फिगर का उतना ही जी काम है कि आपकी बातों को वो क्या करे, सपोर्ट करे। जो चीजें आप कहने जा रहे हैं उसको सपोर्टिव के रूप में वो काम करेगा, ना कि आपके मेन स्ट्रीम के रूप में वो काम करेगा। मेन स्ट्रीम आपका वही है जो आपका जैसा एनालिटिकल कि अप्रोच, सर क्योंकि आपको अपनी बातों को प्रूफ भी करना है, और प्रूफ करने के लिए क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर की आवश्यकता होती है। वह कि भाई ये बात मैं नहीं कह रहा, ये पुंछी आयोग कह रहा है, ये जो एआरसी है वो कह रहा है, ये विधि आयोग कह रहा है, मैं इतनी बात नहीं कह रहा। जब वो बातें कहेंगे तो उसको सपोर्ट के रूप में बताएंगे ना कि इसका ये अनुशंसा विधि आयोग की है, पुंछी आयोग की है, फला ढिमकाना की। बस ये चीजें करनी है उसमें। सर एक्चुअली चलिए, हमारे जो हाँ प्रिपरेशन का तरीका है उसमें सर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हम कंसेप्ट को नहीं समझते हैं।
बिल्कुल, कंसेप्ट और चीजों को डिमांड, ये लेके दो जो चीजें समझनी कंसेप्ट होना पड़ेगी। चाहिए, डिमांड क्या है? हाँ, कंसेप्ट और डिमांड, अगर कंसेप्ट हमारा सही है तो डिमांड हम इंटरप्रिटेशन के हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं है तो कॉपी भरेंगे हाँ और क्या करेंगे। वही चीजें तो होती है ना कि मैं, बच्चे पूछते हैं हर चीज में कि सर कितने पेज में लिख के आना है। पेज यहाँ पे मायने, हमने ये भी देखा है कि 20 पेज 22 पेज लिख के भी बच्चे अच्छे रैंक अच्छे नंबर लाए हैं जीएस में। वो यूनिवर्सिटी अप्रोच, अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना होगा कि पेज भरने वाला जो कंसेप्ट है बिहार की यूनिवर्सिटी में, उससे हमें आगे बढ़ना होगा और नितेश क्वालिटी पे काम उपाध्याय करना है, होगा, क्वांटिटी। एक नितेश उपाध्याय है ना, जो 7वीं बीपीएससी में सिलेक्ट हुआ है, उसका कॉपी भी है कि हमने शेयर किया था, अपने पास अपना ही स्टूडेंट है ना। उसने मात्र 23 पेज लिखा था, 23 पेज ये फर्स्ट पेपर और 24 पेज सेकंड पेपर, है ना। और उसकी रैंकिंग 25वीं है, 25वीं रैंकिंग है। तो मायने ये नहीं रखता कि आपने कितने पेज लिखे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं है पेज से, है ना। यूनिवर्सिटी का एग्जाम आप नहीं लिख रहे हैं, वो है कि कंटेंट क्या लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं। कंटेंट भी अभी हरिंदर करें कि इधर से जुटाते हैं उधर से जुटाते हैं, है ना। तो सीधी सी बात है कि कंटेंट जुटाने में और लिखने में अंतर होता है। जो मौलिकता जो आती है ना, परफेक्शन जो आती है आपके सब चीजों पे कंटेंट जो हमें काम आंसर करना राइटिंग है पड़ेगा। कुछ, ये मैं पहले भी बोला हूँ कि ये जो आंसर राइटिंग तो क्या इन है, सब एक चीजों पे प्रक्रिया है, काम एक कीजिए। प्रोसेस है। मैं प्रक्रिया एक प्रोसेस है। जो लोग ये सोचते हैं कि पीटी के बाद हम तैयार कर लेंगे, है ना, वो कभी तैयार नहीं होते। वो जो है कि हमेशा जो है कि पीटी की तैयारी करते हैं, और हमारा बैच वैसे ही चलते रहता है। तो हर बार वो आएंगे, हर बार जाएंगे। आज है कि 2017 के स्टूडेंट ने कॉल किए, हम कहे कि हाँ बताइए। तो सर हम आपके पास है कि पुराने स्टूडेंट है, एक अभी फिर से कॉल किए, दो स्टूडेंट हो गए आज। सर 2017 में पढ़ा था, तो सर मेंस दिया था और सर फाइनल नहीं हुआ। हम कहे कि मेंस में पढ़ा था हमारे पास, तो सर नहीं, हम दूसरे के पास ले गए थे। चलिए, हम फिर से पीटी देने आ गए। तो सर अब तो पीटी भी नहीं हो रहा है। हम कहे तो 2017 के बाद कहाँ थे? तो सर 2 बार है कि आपके वाला से निकाले पीटी पढ़ने के बाद, उसके बाद है कि फिर है कि सर हो ही नहीं रहा है। हम कहे चलिए ठीक है, कोई नहीं, इस बार है कि पढ़ लीजिए। तो स्थिति ये है कि पढ़ना लोग बच्चे ये भी भूल जाते हैं पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है ना, और कितना पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में जो है कि हम लोग, हमारी कोशिश होती है कि जब सारी चीजें है कि आपको दे देने का, और इसके थ्रू जो है कि आप कोई भी एग्जाम बैठेंगे तो है कि आपको लगभग क्लियर होगी, है ना। अब उसको कितना मेंटेन करते हैं, आंसर राइटिंग को कितना बेहतर करते हैं, ये आप लोग पे डिपेंड करता है। यहाँ पर प्रत्येक दिन है कि मैं भी जुड़ने की कोशिश करता हूँ कि चलिए आप अपना आंसर राइटिंग पे बात कर लीजिए। संतोष सर आते ही हैं कि आपसे बात करते हैं ना लगातार, और छोटी छोटी बातों को है कि हम लोग केयर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब है कि बच्चे के साथ तभी जुड़ा जाएगा ना जब बच्चे हमसे जुड़े। अब केवल रजिस्ट्रेशन करवा लेना और करवा कर करके है कि जुड़े रहना, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। उससे क्या होगा, बहुत तो हमारे पास आपके 2000 रुपये आ जाएंगे, 3000 रुपये आ जाएंगे। इससे होना क्या है? इससे होना कुछ नहीं है। 3000 रुपये जीरो लेवल पे है हमारे लिए, है ना। या है कि आपके जो भी फीस है वो हमारे लिए जीरो लेवल पे है। मेन मायने ये होता है कि आपका सिलेक्शन, है ना। आपका जब सिलेक्शन होता है तो वो हमारे लिए करोड़ों का होता है ना। ये तो केवल हमारे लिए करोड़ों का होता है, और आपके मम्मी पापा के लिए अरबों का होता है ना। जो आपके मम्मी पापा के चेहरे पे जो मुस्कान आती है ना, वो आप है कि कितना भी पैसा दे दे पापा के हाथ में नहीं आएगी, लेकिन जब सिलेक्शन होगी तो वो रियली मुस्कुराएंगे। तो वो बेहतर है ना। तो थोड़ा सा है कि मेहनत कीजिए, और जो भी जरूरतें हैं, जो भी चीजें हैं, सीधे बताइए। और दूसरी चीज टीचर और स्टूडेंट के बीच जो है कम्युनिकेशन गैप, है ना, नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन गैप जहां होना शुरू होता है, स्टूडेंट है कि डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं।
और स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं तो फिर उनको दिक्कत हो जाती है। अभी एक ये स्टूडेंट्स को है कि शुरू से हम लोग जोड़ करके रखे थे, है ना, वो थोड़ा थोड़ा कि हमारा काम भी देखते थे, लेकिन बीच में देखा कि ये लड़का भटक गया। मैंने पूछा कि पढ़ाई हो रही है आपकी? तो सर हाँ हो रही है। हमको पक्का हो रही है ना? तो हाँ हो रही है। अब सीधी सी बात है कि मैं स्टूडेंट्स का चेहरा देख करके मैं बताता हूँ कि इसकी पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, आवाज पकड़ता हूँ कि पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है। दिन रात तो यही काम कर रहा हूँ, है ना। लगातार है कि 2014 से जो है लगातार टीचिंग कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो सारी चीजें तो मुझे पता है, हर स्टूडेंट की हर एक्टिविटी, हर बहाने मुझे पता है। स्टूडेंट्स कहाँ बंक मारते हैं, किस तरह की बहाने बनाते हैं, वो पता है। कमजोरियां सीधी सी बात है कि हमें इसलिए पता हो जाता है कि आप जब बहाने बनाते हैं या कमजोरियां होती है तो आप सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं करते। तो वो चीजें तो करना क्या है कि मैक्सिमम जो है कि कमजोरियां हैं तो उन कमजोरियों को एक एक करके निकालना और इस लेवल पे ले जाना है कि आपको खुद कॉन्फिडेंस लगने लगे कि नहीं इस बार हमारा सिलेक्शन हो रहा है ना। तभी है कि आप कुछ कर पाएंगे। बेहतर करना है, यहाँ पे आंसर राइटिंग पे बेहतर काम करनी है। प्रत्येक दिन आंसर राइटिंग कीजिए। बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते हैं, वो सोच रहे हैं कि नहीं लिख लेंगे हम, संभव भी नहीं है लिख लेंगे, है ना। दिन रात तो हम लोग यही कर रहे हैं, यही चीजें देख रहे हैं। और जिनके क्लास छूट जाते हैं उनके क्लास कभी मेंटेन नहीं होते, है ना। तो वो अच्छे दिन कभी नहीं आते, अच्छे दिन बनाने पड़ते हैं। मोदी जी ने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, है ना। तो अच्छे दिन उन्हीं लोग के लिए आएंगे जो है मेहनत करेंगे। जो मेहनत नहीं करेंगे उनके अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, है ना। कोई ला करके नहीं देता है, वो खुद क्रिएट करना होता है अच्छे दिन, है ना। तो बेहतर करना है, बेहतर परफॉर्म करना है। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट पुराने भी हैं जो इंटरव्यू दिए हुए हैं। यहाँ पे प्रीति है। प्रीति पहले से बेहतर हुई है? आप दीपाली पहले से बेहतर हुई है? जी सर, थोड़ा है सर। क्या क्या आपको लगता है कि इस पोजीशन पहले में जितना अभी अभी हैं आप लोग, उतना तो सिलेक्शन हो जाता है? हाँ, जितना अभी अच्छा लिख रही हैं उतना अगर उस समय लिखते तो बेहतर हो जाता, जी सर, सिलेक्शन होता। यही सब कमियां थी सर। हाँ, मिल जाता, है ना। बेहतर करना है आप लोगों को और कोशिश करना है कि खाना खाएं या ना खाएं, एक आंसर जरूर करें, है ना। और मार्केट में भीड़ चलनी है, बट ये जो कहते हैं ना कि ये जमा करना, नोट्स जमा करना, नोट्स ना तो हम तो खैर देते ही नहीं नोट्स, सीधे सीधे कहते हैं कि क्लास कीजिए, चीजें समझिए और बताइए। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तब फिर मेरे से बात कीजिए, है ना। यही कर रहा है ना। दूसरी चीज है कि हम लोग गलतियों को मिनिमाइज करते हैं। आपके अंदर जो भी कमियां हैं उन कमियों को बताइए, हम उस पर काम करते हैं, है ना, तो बेहतर होगा। ठीक है बच्चे, और क्लास ओवर हो गई ना? तो सर हाँ सर, ओवर हो गई अब क्लास। ओके। तो यार से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं आप लोगों के पास?